हेलो। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। प्रोबेबिलिटी ना। यस सर। ओके ठीक है। तो आपने पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ा है? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सर। तो बेसिक से पढ़ाना है ना। हाँ सर। ठीक है। ऑलरेडी चीजें लिखा हुआ है तो हम इसी से एक्सप्लेन कर देते हैं। लिख के पढ़ाना जरूरी है, फिर नोट्स ऑलरेडी है तो टाइम सेव हो जाएगा। यस सर। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है किसी का, तो उसी से हम पढ़ा देते हैं आपको। तो ओके। देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट सबसे पहले समझना होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है प्रोबेबिलिटी समझने से पहले। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आप आउटकम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल। जैसे अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हिट 1 2 3 4 5 6 में से उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना पहले, है ना। आने से पहले आप यस। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। आप बोलेंगे कि 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3, मतलब प्रिडिक्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, है ना। सो उसको बोलते हैं यस। कि आप अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने की आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं पहले। तो इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल की, थ्रोइंग ए अनबायस्ड है, टॉसिंग ए फेयर कॉइन। फेयर मतलब सच, सही सही है, सब मतलब उसमें कोई फेयर कॉइन मतलब सही है, उसमें कोई ये नहीं है, बायसनेस नहीं है। और अनबायस, बायस और अनबायस समझते हैं ना, फेयर कॉइन। यस सर। ओके ठीक है। अब सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं कृष्णा? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। यस वेरी गुड, ऑल द पॉसिबल आउटकम जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का होगा उसी को बोलते हैं। जैसे अगर हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड या तो टेल, तो उसको हम बोलेंगे कि ये सैंपल स्पेस, हेड और टेल जो लिखे हो सैंपल स्पेस। अगर टू क्वाइंस को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल, है ना। तो नंबर ऑफ यस। सैंपल स्पेस की बात करें तो 4 होगा। अच्छा, एक और चीज, जैसे हम कैसे, कभी कभी हमें लिखना पड़ता है कि 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो जब आप लिखते हैं तो कंफ्यूजन होता है, हेड हेड टेल टेल, ऐसे ही रैंडम लिखने पे थोड़ा सा कुछ चीजें मिस हो जाता है। तो कैसे परफेक्ट लिखा जाए, अगर हमें जो लिखने की जरूरत पड़ा कि 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस होगा। सब बोलता है ना कि गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, गेटिंग 1 हेड, ऐसे। तो उसमें पता करना पड़ता है कितना होगा, उसके लिए सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है ना। तो इसको यस सर। शॉर्टकट लिखने का तरीका है, जैसे 2 कॉइन को हमने टॉस किया तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा, उसके लिए आप ऐसे करिए। आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड टेल आया, तो हेड टेल को 2 बार लिखिए, ठीक है। क्लियर। अब यस एक तरफ में आप एच एच लगा दीजिए, एक तरफ में टेल टेल, तो यही होगा। क्लियर है बातें? यस कैसे सर। लिखा गया, हेड टेल, है ना। अच्छा, अब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 3 कॉइन के टॉस करने हैं, दो जो कॉइन को टॉस करे हैं तो आया है उसको लिख दीजिए 2 बार, एच एच, एच टेल, टेल हेड, ठीक, टेल टेल। अब एच एच फिर से रिपीट कीजिए इसको, एच टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब इसमें एक तरफ एच लगा दीजिए, एच एच, इस तरफ टेल, टेल लगा दीजिए, टेल टेल। हो गया, तो ये सैंपल स्पेस यस हो सर। गया पार्ट। अगर भाई 4 को कॉइन को टॉस करें तो इसको 2 बार देख देते हैं, जो 8 है उसको, फिर एच एच एक तरफ टेल टेल। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट्स? अब लिख लेंगे ना। नो। ठीक है। यस सर। ओके। नाउ थ्रोइंग ए डाइस, अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गया, ठीक है। अब इवेंट्स किसको बोलते हैं, डू यू नो इवेंट्स किसको बोलते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालने वाले हैं। नहीं, सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे आप बोलते हैं कि एक डाइस को थ्रो किए
तो सैंपल स्पेस लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोलेंगे कि इवेंट की गेटिंग नंबर ऑड, तो वो इवेंट हो जाएगा ऑड। तो इसी में का पार्ट है कि 1 3 5, तो ये सबसेट हुआ कि नहीं सैंपल स्पेस का, गेटिंग यस नंबर सर। ऑड। एक बोलेंगे कि गेटिंग नंबर इवन, तो आप बोलेंगे कि सैंपल स्पेस होगा 2 4 6 इवेंट, है ना। अगर ये बोलेंगे कि गेटिंग नंबर इज प्राइम, तो प्राइम इवेंट हो गया है और उस सैंपल स्पेस का ही सबसेट है। प्राइम नंबर होता है 2 3 5। तो ये हो गया। इज क्लियर हो चुका कि यस सर। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जो यस। भी सैंपल स्पेस होता है उसी का एक सबसेट होता है। क्लियर है? यस सर। अब टाइप्स ऑफ इवेंट किसको बोलते हैं? तो एन इवेंट हैविंग ओनली ए सिंगल पॉइंट और ए सिंगल आउटपुट इज कॉल्ड एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। जैसे अगर आप एक दो कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस ए आता है। अब यस उसी सर। में एक इवन जो है गेटिंग बोथ कॉइन पे हेड आने का, तो उसको इवेंट को लिखेंगे एच एस। तो ए सिंगल है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट है ना। राइट, क्लियर? जिसमें यस सर। एनी यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वन हो, नंबर ऑफ इवेंट। अच्छा, मिक्स या इवेंट और कंपाउंड इवेंट किसको बोलते हैं, या कंपोजिट इवेंट? मिक्स इवेंट नाम है, या कंपाउंड इवेंट और कंपोजिट इवेंट। ये सब हम क्यों समझ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बेसिकली ये है और कुछ नहीं है कि जैसे हमें कहीं लैंग्वेज में क्वेश्चन में आ जाता है मिक्स इवेंट बोल देता है, सैंपल कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट, तो ये चीज समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए। जब मतलब समझ में आता है क्वेश्चन का तभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो इस वजह से यस हमें सर। जानना चाहिए, टर्मोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। और बच्चे ही मिस करते हैं कि वो टर्मोलॉजी को नहीं समझते, वो डायरेक्ट क्वेश्चन या वो डायरेक्ट चीजों पे जाना चाहते हैं। इसी वजह से उनको समझ में नहीं आता है प्रॉब्लम, और सॉल्व नहीं होता है। प्रॉब्लम यहीं पे होता है और कहीं नहीं। तो ठीक है, मिक्स इवेंट जिसमें क्या होगा कि बहुत जो सारे एलिमेंट्स होंगे इवेंट में। यस यस बिल्कुल। तो उसी यानी कि जो हम अदर देन सिंगल या सिंपल इवेंट को हम बोलेंगे कि वो मिक्स इवेंट है ना। जैसे गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, अगर हम बोलेंगे कि एटलीस्ट वन हेड, तो इसमें हेड हेड टेल हेड हेड टेल आ रहा है ना इवेंट। या गेटिंग एटलीस्ट टेल वन टेल, तो उसमें आप लिखेंगे टेल हेड हेड टेल टेल टेल। तो ये सब क्या है, मिक्स इवेंट है। क्लियर? जैसे यस बोलेंगे सर। कि द इवेंट ऑकरेंस ऑफ एन नंबर इवन इवन नंबर आने का, तो वो क्या होगा 2 4 6, तो ये मिक्स इवेंट हो गया। ऑड नंबर आने का तो मिक्स इवेंट हो गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। इक्वली लाइकली किसको बोलते हैं? इक्वली लाइकली, देखिए जिसका प्रोबेबिलिटी सेम हो, जैसे दो इवेंट है और दोनों का इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम है ना। जैसे मान लीजिए कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, टेल आने का भी 1/2 होता है, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक डाइस को थ्रो करेंगे तो गेटिंग ऑड नंबर तो 3/6 प्रोबेबिलिटी, और सिमिलरली गेटिंग इवन नंबर उसका भी 3/6 यानी 1/2 आ रहा है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम हो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। सो ये समझिए, द गिवन इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर। से एक क्वाइन को टॉस किया, हेड और टेल इक्वली लाइकली है, हेड भी उतना ही आने की चांसेस है और टेल की। जैसे एक अगर क्वाइन एक डाइस को थ्रो करे तो वन जितना आने की प्रोबेबिलिटी है उतना ही टू आने का, उतना ही थ्री आने का, सबका 1/6 ही है प्रोबेबिलिटी। वन आने का भी, टू आने का भी, थ्री आने का भी, फोर आने का भी, फाइव आने का, सिक्स आने। तो गेटिंग वन गेटिंग टू ये सब क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। इज इट क्लियर हो गया इक्वली लाइकली इवेंट में? हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके। इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते हैं? अ, जो दूसरे पे, जो इवेंट है जो दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करे, डज नॉट डिपेंड ऑन द occurrence ऑफ अदर। जैसे आप अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल इंडिपेंडेंट है, हेड जो है आने की वो टेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कॉइन को टॉस एक डाइस को थ्रो करते हैं तो डिपेंड ही नहीं करता है अदर पे, वन टू पे, है ना। तो सब हाँ। क्या, हाँ। इंडिपेंडेंट इवेंट। जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है
तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन अगर E2 की बात किया जाए, दो E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, तो ये P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 के इक्वल होता है। ये चीजें, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 बोलने पे। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। Event other than the set which contains elements other than the event. यस। जैसे अगर आप बोलते हैं कि एक आप क्वाइन को टॉस करें, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे कितना, 1/2। तो हेड नहीं आने का, नहीं आने का तो फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे पी ऑफ हेड, हेड तो ये एक क्वाइन को चल तो 1/2, तो पी हेड नहीं आने का, नॉट, तो हो गया 1 - 1/2, है ना, 1 में से सबट्रैक्ट करते हैं टोटल में से, तो नहीं आने का, तो वही कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्लियर? नहीं आने का, है ना। इवेंट होने का ई हो गया, और इवेंट नहीं होने का ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट को ई कैप डैश ई सी और ई के ऊपर माथे पे ऐसे बार लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। इज इट क्लियर है? Yes sir. जैसे एक क्वाइन को आप एक डाइस को थ्रो किए, तो उसमें इवन नंबर, सॉरी, उसमें जैसे ई जो इवेंट है वो 1 4 6 है, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो जो बच गया पूरा समय, तो 2 3 5 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि एक डाइस, एक दो कॉइन है, उसको उछाले, तो हेड टेल आया, टेल हेड को इवेंट बोल रहे हैं, हेड हेड को। तो ई कॉम्प्लीमेंट किसको? तो जो बच गया सैंपल स्पेस में से, वो हो गया ई कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? Yes sir. जैसे अगर हम बोले कि पी ऑफ इवन नंबर आने का, क्वाइन डाइस को थ्रो करने पे, तो 2 4 6, तो इवन नहीं आने का, सॉरी, सैंपल इवेंट, One, तो three, इवन five. नहीं आने का, है ना, इवन नहीं आने का, तो 1 3 5, है ना। इज इट क्लियर? Yes sir. तो हमेशा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। प्रोबेबिलिटी Yes. होने और नहीं होने का दोनों का सम 1 होगा। जैसे बारिश होगा और बारिश नहीं होगा, दोनों का सम कितना होगा? 1, है ना। मान लीजिए बारिश होने की प्रोबेबिलिटी अगर, और रेनिंग होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो नहीं होने का कितना होगा? 4/5, है ना। दोनों हाँ का सर। सम जो होगा हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। इज इट क्लियर? Yes sir. ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं? देखिए, जितना भी इवेंट्स है, उनका अगर इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली Mutual. एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर मान लीजिए E1 E2 E3 एन इवेंट है, उसका इंटरसेक्शन अगर फाई के इक्वल हो गया, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। No क्लियर? common element. नो कॉमन एलिमेंट्स, बिल्कुल, यस। जैसे अगर आप एक डाइस को थ्रो करेंगे, तो गेटिंग नंबर लेस देन 4, और गेट E2 जो इवेंट है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, तो दोनों का जो इवेंट का इंटरसेक्शन है 5 है, यानी कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि एक दूसरे से कोई रिलेट ही नहीं है ना। एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है दोनों आपस में, राइट? इज इट Yes क्लियर? sir. कोई संबंध नहीं है उनमें। तो उसको एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलते हैं? एग्जॉस्टिव नाम से समझ में आ रहा है, जो जितना भी इवेंट्स है, उस सबका इवेंट्स का अगर लिया जाए यूनियन, तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, और इनका इंटरसेक्शन लिया जाए 5 नॉट इक्वल टू 5 हो, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। Yes sir. तो सैंपल, जैसे आप E1 एक इवेंट ले लीजिए, तो E1 इवेंट है जिसमें हम बोले कि गेटिंग नंबर लेस देन 5, और E2 जो इवेंट है ग्रेटर देन 2, तो E1 E2 लिखे इवेंट, तो दोनों का जब यूनियन निकाल रहे हैं, तो दोनों का यूनियन आ रहा है मुझे पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल, और इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो 3 4 नॉट इक्वल टू 5, तो हम बोलेंगे कि E1 और E2 जो है एग्जॉस्टिव इवेंट है। हाँ ठीक है। सर। क्लियर हो गया? Yes sir. कोई डाउट्स? No sir. ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दोनों एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए एंड एग्जॉस्टिव। Yes तो sir. जब एग्जॉस्टिव होने के लिए सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एंड इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होना चाहिए। जब आपका ऐसा दोनों कंडीशन को, जब दोनों कंडीशन को ही मीट करेगा, तभी उसको आप बोलेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। Yes sir. क्लियर है?
हाँ सर, क्लियर है। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अभी तक हम लोग बहुत बेसिक चीजें समझ रहे थे, मतलब डेफिनेशन वगैरह, बेसिक चीजें कि क्या मतलब क्या होता है, सब सारी चीजें समझ लिए। अब हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अभी आया है तो क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलता है P इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिसको आप इवेंट बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो भी फेवरेबल आ सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब हुआ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हो गया इवेंट्स। ये बातें क्लियर है? कोई डाउट्स? नो सर। तो इवेंट क्या आ सकता है? इवेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, जैसे हम अगर बोले कि डाइस को थ्रो किया एक डाइस को थ्रो किए, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितना होगा? जीरो। जीरो। तो इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्पॉसिबल है। सो उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? ये यस सर। अब हम बोलेंगे कि एक डाइस को थ्रो करेंगे तो गेटिंग नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 में 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जितना था उतना ही नंबर ऑफ इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितना सर आ जाएगा? 1। वन। तो जब प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो हम उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, है ना? अगर हम श्योर है कि राइट, तो उसको बोलते हैं यस। श्योर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होता है ना, वो 0 से 1 के बीच लाई करता है ना? प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के इक्वल, क्योंकि देखिए जो इवेंट है इवेंट जो है, नंबर ऑफ इवेंट, वो 0 से लेकर कितना तक हो सकता है? सैंपल स्पेस तक, पूरा का हाँ पूरा सर। सैंपल स्पेस में। अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें, प्रोबेबिलिटी में चेंज करना है तो बोथ साइड अगर हम डिवाइड कर दें सैंपल स्पेस से, तो 0 अपॉन सैंपल स्पेस 0 ही होगा, और एन अपॉन एन एस क्या बन जाएगा? पी, और एन एस अपॉन एन एस क्या बन जाएगा? 1। और इसको पी लिख देते हैं, तो इसे 0 से पी जो होता है 1 तक आता है प्रोबेबिलिटी। ये बातें क्लियर हो गया? क्लैरिटी है? हाँ। ओके। तो पी प्लस पी कॉम्प्लीमेंट 1 ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लियर है ना? यस सर। अगर आप ऐसा सवाल आप अक्सर यही भी देखते होंगे, या कहीं भी बोर्ड होगा, कहीं भी क्वेश्चन, कि एक सैंपल, एक दो डाइस है, या 3 डाइस लेगा, 2 डाइस को थ्रो करने पे गेटिंग जो दोनों के फेसेस पे आए उसका सम 7 हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों का सम? तो उस केस में आप क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर नहीं पता होता शॉर्टकट, तो आप लिखते हैं कि इवेंट, आप ऐसे लिखते हैं कि 7 सम। तो 7 सम कैसे कैसे हो सकता है दोनों फेसेस पे? तो 1 6 से बन सकता है, या 6 1 आ सकता है, या फिर 2 5, या 5 2, या 3 4, या 4 3 बोलते हैं, राइट? तो एक यस चीज सर। आपको सोचने में टाइम लगा, अगर गेटिंग से यस। प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? एन ई अपॉन एन एस, एन की वैल्यू 6 है, अपॉन 36 टोटल, है ना? दो कॉइन को टॉस किया तो, 2 डाइस को, तो 1/6। तो थोड़ा सा इस पे टाइम लगता है। जैसे हम बोले कि 7 सम इज 10, तो अब सम 10 के कॉम्बिनेशन देखेंगे कि 10 कैसे कैसे बन सकता है ना? दोनों डाइस पे, तो आप फिर इवेंट लिखिएगा कि 10 ऐसे बन सकता है, 4 6 से, फिर 6 4 से, या 5 5 से, है ना? थोड़ा सोचना पड़ा। और इसके बाद भी सोचे कि है कहाँ, नहीं होगा कल पे, अब एग्जाम में प्रेशर में होता है और कि नहीं समझ पाते हैं। तो ये 3 आया सा हाँ। इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/36, 1/12। तो इसको शॉर्ट कर हम बता देते हैं कि कैसे समझते हैं। बस इसी के लिए, दो डाइस के थ्रो करता है उसी के लिए है। तो इसके लिए क्या है कि 2 सम 3 4 5 6, क्या क्या सम आ सकता है? 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखना है, 8 9 10 11 12। तो जो दो सम है और 12 सम है वो एक ही को होता है, 1 1 और एक 6 है, तो ये 1 आएगा। मतलब एक कम, 3 और 11, 3 सम या 11 सम वाला जो होगा, 2 इवेंट आएगा।
4 या 11, 4 या 10 सम वाला 3 इवेंट आएगा। 5 या 9 इवेंट वाला 4 को आएगा, और 6 और 8 वाला 5 आएगा। 7 सम वाला 6 को आएगा। आप देखे भी, ये बातें क्लियर हो गया? क्या बताना चाह रहे ये थे? जैसे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। देखिए, सिंपल अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग ए किंग, ए क्वीन एंड ए क्वीन, एक किंग और एक ने आने का प्रोबेबिलिटी। तो हर एक जो होता है चार चार ही होता है ना? किंग भी चार ही होता है टास्क में और पत्ती में, और क्वीन भी तीन, चार ही होता है। तो पूरा सैंपल स्पेस कितना, आप 52 कार्ड में से 3 कार्ड निकालना चाहते हैं, तो ये एनएस हो गया, है ना? यस और एनी कितना हुआ? तो हर एक में से एक एक आप निकालना चाह रहे हैं ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग, एक एक एक। तो 4 किंग होता है, 4 में से एक। 4 क्वीन यस होता है 4, तो 4C1 और 4C1। तो ये हो गया 12। तो 12/50C3, 52C3। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल। ये सब आपको बेसिक चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर, ठीक। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, आप ए इंटरसेक्शन बी, उसको आप ए बी भी लिखते हैं, है ना? तो इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों जो इवेंट है उसके ऑकरेंस जो हो रहा है बोथ हो रहा है सेम टाइम, सिमुल्टेनियसली ऑकरेंस बोथ द इवेंट्स, ए एंड बी। तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी समझते हैं या ए बी। मैक्सिमम टाइम में आपको ए इंटरसेक्शन बी ही लिखा रहेगा। ये बात है, क्लियर है? यस सर। अगर दो इवेंट है, दोनों का अकरेंस सिमुल्टेनियसली है बोथ, तो ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है, या फिर ए प्लस बी, यूनियन मतलब और होता है, और इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। और यूनियन को मतलब होता है प्लस, और का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना? क्लियर? तो ए यूनियन बी और ए प्लस बी रिप्रेजेंट करता है एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट्स ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ए और बी। यस सर। ए यूनियन बी, ए माइनस बी बताता है कि ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी, ऑकरेंस ऑफ हाँ। इवेंट ए बट नॉट बी। ए कॉम्प्लीमेंट बताता है कि नॉट ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट बताता है कि ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी। क्लियर है? हाँ सर। जैसे अगर हम बोलेंगे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब होगा कि A हो रहा है B नहीं, तो P ऑफ A में से आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो ऑकरेंस ऑफ इवेंट A बट नॉट B। इसको वेन डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो A इवेंट है, A B इवेंट है, ठीक है ना? A इवेंट है, A B इवेंट है। तो इसमें P ऑफ A, हमने यहाँ पे को क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी नहीं होना चाहिए। तो ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो ए तो पूरा इतना है, एक सर्कल ए। हाँ सर। इसमें इसमें कॉमन पार्ट ही ना आ जा रहा है, बी वाला, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो यही मतलब है। इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट्स इसमें? नो सर। अच्छा, यही अगर हम बोलें कि पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्या मतलब होगा? ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी बट नॉट ए, मतलब पी ऑफ बी में से आप कॉमन पार्ट को माइनस कर देंगे। यस क्लियर सर। है? ये सब सवाल में लिखेगा आपको कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ए बट नॉट बी, तो उसको समझना होगा कि क्या पूछना चाह रहा है ना। वो ऐसे नहीं बोला कि सीधा सीधा कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप बता दीजिए, है ना? वो बोलेगा हाँ। कि लैंग्वेज में कि ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है लैंग्वेज को पकड़ने में,
पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में सब लैंग्वेज का खेल है, पूरा गेम लैंग्वेज का है। और लैंग्वेज सही से नहीं पढ़ते हैं, और तो फिर वो समझ में नहीं आता, सवाल सॉल्व नहीं होता या गलत हो जाता यस सर। है ना। अब देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होलकर, यानी कि नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। तो ये समझिए, नाइदर ए नॉर बी का क्या मतलब है? नाइदर ए नॉर बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक। तो ए यूनियन बी कितना है कंप्लीट? ए यूनियन बी दोनों सर्कल, ए हुआ मतलब, ए यूनियन बी का मतलब, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ना बोला है, तो वाला कौन सा पार्ट होगा? बाहर वाला, ए वाला रीजन, हाँ समझिए, सर। ए वाला रीजन है ना। यस। इसमें तो पूरा तो वन है, तो वन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यूनियन वाला, यही मतलब होगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसका मतलब हुआ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, तो नाइदर ए नाइदर बी ये वाला है रीजन। इज इट क्लियर? हाँ सर। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? इसका मतलब है occurrence ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, ए बी और सी, occurrence ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट ए बी और सी। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होता है occurrence ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी। इसका मतलब आपको समझ में आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हाँ सर। एटलीस्ट वन। अब हम तीन इवेंट में बात करें, एटलीस्ट वन इवेंट ए बी और सी, आपको तीन ही इवेंट तक पढ़ना है, तो ए बी सी, तो देखिए सब आपको डायग्रामेटिकली समझते हैं यहाँ पे। हाँ सर। ये जो तीनों सर्कल है ना, हम अभी अगर इसको व्हाइट करें, तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब एटलीस्ट वन, ये पूरा जो व्हाइट हम कलर किए, ये पूरा ये तीनों सर्कल हुआ। इज इट क्लियर? यस सर। यही हुआ मतलब एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ए बी। इसी डायग्राम से समझिए, इसी डायग्राम में तीनों में से यहीं से समझ में आ जाएगा आपको डायग्राम। हाँ। ए वाला जो पार्ट है रेड कलर, जो हमने अभी कर रहे हैं, ए वाला क्या है? तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों हाँ सर्कल सर। का। तो ए कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, रीजन। ये बातें क्लियर है? ये सर क्लियर है। ए जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ना, ए वाला जो रीजन दिख रहा है, ए वाला, ए क्या हाँ बताएगा? ए क्या बताएगा? ए इंटरसेक्शन बी है, नॉट सी है, इसमें सी इन्वॉल्व नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इज इट हाँ क्लियर? सर। यस सर। सिमिलरली ए वाला जो रीजन है व्हाइट कलर वाला, वही है, ए और सी का इन्वॉल्वमेंट है, ए इंटरसेक्शन सी नॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, व्हाइट वाला रीजन। इज इट क्लियर? यस सर। सिमिलरली ब्लू वाला में ए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो गया? यस सर। ए जो पार्ट है ग्रीन वाला, आपको जो तो पार्ट दिख रहा है ग्रीन वाला, वो ओनली सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये तो नहीं, तो सी है इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? पूरा बाहर, बी को छोड़ के बाहर वाला रीजन, ये सब इसमें आ गया बी कॉम्प्लीमेंट में, ये सब, ये बीच को छोड़ के, बी जो सर्कल है उसको छोड़ के बाकी सब के साथ इंटरसेक्शन। सिमिलरली इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कुछ होगा तो ऑब्वियस यही व्हाइट वाला आएगा, सब इंटरसेक्शन लिया जाता है। हाँ। क्लियर? ओके, तो यही सब समझना था, बेसिक चीजें हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पूरा जो हम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनियन से, यानी कि उसकी जो पूरा रेक्टेंगल की वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी में वो वन होगा, सेट्स में आप यूनियन बोलते हैं ना। क्लियर? कहीं ना यस। कहीं सेट से ही है, सेट जैसा सिमिलर है। और हाँ। तो यहाँ तक आपको ए वाला जो बाहर का रीजन है, सर्कल के जो बाहर का रीजन है, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी है, यानी कि वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या होगा? नाइदर ए नॉर एंड नॉर बी नॉर सी। ये देखिए, इसका मतलब होगा वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, हम दो सेट में अगर बात करें,
तो ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि व्हाइट वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, ग्रीन वाला ए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, जो ए है पर येलो वाला वो दोनों का कॉमन पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला है। और पूरा जो रेक्टेंगल है वन को रिप्रेजेंट यूनियन को करेगा। तो अगर हम बात करेंगे, पूछेंगे आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ए और बी, तो ए यूनियन बी आप पूछेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब दोनों जो सर्कल है वो, तो जब आप पी ऑफ लिखेंगे तो पूरा कंप्लीट आपने एक सर्कल को ऐड कर दिया, ए वाला सर्कल, प्लस पी ऑफ बी जब लिखे तो पूरा सर्कल को ऐड किया, तो आपने जो कॉमन वाला पार्ट था वो दो बार ऐड हो गया, इसलिए आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। अभी आपको समझ में आया क्यों होता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? यस सर। कोई डाउट्स? नो सर। चलिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट वही है कि पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, जैसे आप सैंपल जो सेट्स में आप फॉर्मूला पढ़ेंगे उसी से आया है। आपने ये चीज लिख लिया, इसमें आप सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, है ना? तो यही हो गया, यस। क्लियर हो गया। अगर ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अभी देखिए आ गया ना, ये जो हमने पहले बेसिक बताया था। बोले हाँ कि सर। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, है ना? या एटलीस्ट वन ऑफ ए, यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे लैंग्वेज में बोलेगा, आप खुद समझना होगा। वो नहीं बोलेगा यस। कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी फाइव होगा। आपको खुद समझना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइव होना चाहिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो। ये पता रहेगा तभी ना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है। हाँ क्योंकि सर। आपको पूछ लेगा कि पी ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ए और बी, तो आपको दिया रहेगा पी ऑफ ए ही पता होगा, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पता ही नहीं होगा। अब सोचिए यार इंटरसेक्शन तो है ही नहीं है तो कहाँ से निकलेगा? क्वेश्चन ही गलत है, एग्जाम में तो ही होगा माइंड। जबकि वो लिखा होगा कि क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो समझना होगा कि इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइव। तो इस केस में पी ऑफ ए यूनियन बी सीधा सीधा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ऐसे होता है, दोनों में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। इज इट क्लियर? यस। यस सर। कोई डाउट्स? नो सर। ठीक है, तो अब हम वही बात करते हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, अगर हम आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, तो क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ, तो आइदर ए और बी, है ना? तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, है ना? ये हाँ चीज। सर। है ना? तो सीधा सीधा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको हम बताए थे पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये सब सवाल को हम कनेक्ट करेंगे, सब सवाल बेसिक जो जो बता रहे हैं ना सबसे लिंक होकर सवाल रहेगा आपको पीवाईक्यू में कहीं भी बुक में। ये सब अगर समझ जाएंगे तो सवाल एकदम इजी लगने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो जैसे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस तो टू टाइम्स हो गया, और ए वाला पार्ट को आप लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी, इतने पार्ट को, इस पार्ट को, ये वाला क्लियर है? तो पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ओकर का मतलब क्या है डायग्रामेटिकली अगर हम समझें, एग्जैक्टली वन ऑफ, तो डायग्राम से समझते हैं ज्यादा क्लैरिटी होगा कि क्या है मतलब डायग्रामेटिकली। ए इवेंट हो गया, ए बी इवेंट हो गया, और एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब वो इस रीजन की बात कर रहा है, एग्जैक्टली ए व्हाइट वाला रीजन प्लस ए वाला बात कर रहा है, ए बी इवेंट। ये आपको समझ में आया? इस पार्ट को आपको रिमूव करना है,
क्लियर है? तो ए, yes, जब ए यूनियन बी लिखते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पूरा आप कॉमन पार्ट भी लेते हैं तो उसको माइनस कर दीजिए, तो ये मतलब हुआ पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस। क्लियर है? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर। yes sir, ठीक है। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, नाइदर ए नॉर बी, तो मतलब वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, जैसे ए है, बी है ना, और इसका कंप्लीमेंट, तो ए वाला पार्ट है ना, ए वाला रीजन, तो इसका रीजन वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कर दीजिए, नाइदर ए नॉर बी। क्लियर हो चुका है, नाइदर ए नॉर बी। yes sir, अब हम तीन इवेंट पे अगर बात कर रहे हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला, तो ए होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। yes sir, ये बात तो आपको समझ में आ रहा है? डायग्रामेटिकली आपको समझाते हैं कि क्या मतलब है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कैसे फॉर्मूला डेवलप हुआ। फॉर्मूला तो आकाश से नहीं आया होगा, तो फॉर्मूला हाँ सर, कैसे आया ये समझते हैं। आप पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना चाहते हैं, यही ना? हाँ सर, देखिए बारीकी से समझिएगा ना तो सब आसान लगने लगेगा और याद वाद नहीं करना पड़ेगा। ये पूरा हम सैंपल स्पेस को दिखाते हैं रेक्टेंगल में। ए इवेंट हमने रिप्रेजेंट किया, और ए बी इवेंट को रिप्रेजेंट किया, और लेट्स सपोज सी को इवेंट को रिप्रेजेंट किया। तो जो तीनों सर्कल बनाया ना, उसी का एडिशन है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब आपने ए लिख रहे हैं, बी, सी, तो जब आप ए लिखे, पी ऑफ ए लिखे, तो देखिएगा समझिएगा इस बात को, जब ए लिखे तो ए वाला पार्ट ऐड किए, ए वाला ऐड किए, ए वाला भी आ गया, और ए वाला तो आया ही, ए वाला रीजन पूरा ऐसे आया। ठीक, क्लियर? ठीक है, एक yes बार sir, लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पी ऑफ ए लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, ए चीजें ऐड हो गया, पार्ट ए वाला हाँ भी। जब आप पी ऑफ बी लिखे, तो फिर से वापस से ये जो पार्ट, ये जो चीजें हैं, ए, yes sir, ए वाला, ए वाला, ए वाला ऐड हो गया। तो आपको दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट दो बार ऐड कर चुके हैं। हाँ सिमिलरली आप पी ऑफ सी जब लिखे, तो ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट भी ले लिए। हाँ सर, तो आपने हर एक को दो दो बार ऐड, इंटरसेक्शन वाला इंटरसेक्शन भी ऐड कर दिया, तो हाँ आपको सर, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो आपने क्या किया कि तीन बार सब्ट्रैक्ट, तो दो बार सब्ट्रैक्ट ज्यादा हो गया, तो एक, तीनों वाला पार्ट को, जो तीनों कॉमन पार्ट है, हाँ, तो एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी yes रीजन sir, है कि फार्मूला होता है। अब समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में ये आ वाला गया। formula आपको स्टेट्स में पढ़ाया गया होगा, है ना? तो उसका मतलब होता है इधर में। अब वही में बोलेगा कि एबीसी आर मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब होता है? तो मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 हो। मचुअली yes sir, एक्सक्लूसिव मतलब होता है इंटरसेक्शन की वैल्यू 5। तो ए इंटरसेक्शन बी 5, बी इंटरसेक्शन सी 5, सी इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5, तो इसको बोलते हैं मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना? तो इस केस में yes, पी ऑफ ए यूनियन बी इसी के इक्वल हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि सब 5 हो गया तो सब्ट्रैक्ट कर तो जीरो, तो क्या हो गया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी के इक्वल होगा। क्लियर है? yes sir, At least two of ABC occur. At least two of ABC occur. तो ये P of A union B इंटरसेक्शन भी P of B इंटरसेक्शन, और ये माइनस टू टाइम्स। ऐसा माइनस टू टाइम्स क्यों हुआ? देखिए जब आप एक बार जिस टाइम पढ़ते हैं उस टाइम तो समझ में आ जाता है, वही ठीक है, याद कर लेंगे। बट देखिए यहाँ पे माइनस थ्री टाइम्स ए इंटरसेक्शन, तो कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि यार दो टाइम्स माइनस करना था इंटरसेक्शन वाला पार्ट, या तीन टाइम्स किस में करना था। एग्जैक्टली टू ऑफ एबीसी अकर, एटलीस्ट टू ऑफ, थोड़ा लैंग्वेज का ही नहीं खेल है दोनों में, थोड़ा सा एटलीस्ट और एग्जैक्टली का बस खेल हाँ है कि सर, डिफरेंस बस एटलीस्ट और एग्जैक्टली का है। तो इसको हम समझते हैं एटलीस्ट टू एबीसी अकर का क्या मतलब है।
देखिए एटलीस्ट टू अकर, तो कौन सा रीजन आ रहा है हम वो समझते हैं। देखिए ए वाला आ रहा है, यस सर। ठीक, ए वाला आ रहा है, हाँ सर। और ए आ रहा है। तो जो चीज तीनों जो इंटरसेक्शन वाला था पार्ट, वो एक बार ऐड करना चाहिए था सिर्फ, तो वो आप क्या कर दिए हैं, 3 बार ऐड किए, इसको बार किए तो फिर इसको भी और इसके साथ भी, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं। आपको निकालना यस तो सर। यही वैल्यू आता ना, यही जो हम कलर किए अभी येलो कलर से पूरा कर दिए, यही वैल्यू होना चाहिए था आपको, येलो वाला, राइट। तो इसको आपने क्या कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी तीनों वाला कॉमन पार्ट को ऐड कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी के पास भी, और सी इंटरसेक्शन बी के साथ, जबकि ऐड एक ही बार होना चाहिए, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एटलीस्ट का मतलब समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में। अब एग्जैक्टली टू बोल रहा है ऑफ एबीसी, एग्जैक्टली का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली बोल रहा है, मतलब तीनों वाला पार्ट नहीं लेना है, एग्जैक्टली बोला है, लैंग्वेज का यूज किया है, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली मतलब हमारा कौन सा रीजन की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है एग्जैक्टली का मतलब हुआ टू, एग्जैक्टली टू में ए आया, ए वाला पार्ट आया, ए वाला पार्ट आया, और ए वाला पार्ट आया। ये बात आपको समझ में आ गया। यस सर। एग्जैक्टली टू यही ना, जैसे ए वाला जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है, ये बी इंटरसेक्शन सी, ये तो तीनों वाला पार्ट है ना, तो एग्जैक्टली टू बोला तो ही नहीं। तो जब आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखें एग्जैक्टली टू में, प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिखे, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लिखे, तो आपने क्या कर दिया, 3 बार ऐड कर दिया कॉमन पार्ट को, 3 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको चाहिए नहीं था आपको। यस सर। क्लियरिटी आ गया। यस सर। आप भूलेंगे नहीं ना, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। नहीं नहीं सर। ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी अकर, एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी अकर मतलब आपको कौन सा रीजन पूछ रहा है, डायग्रामेटिकली कौन सा रीजन पूछ रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट एबीसी अकर, तो ए वाला रीजन, ए वाला रीजन और ए वाला पूछ रहा है आपसे। ये चीज यस आपको सर। क्लियर हो, तो इसको आप फॉर्मूला बना देंगे डायग्रामेटिकली, पी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्लस माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए से प्लस थीटा। क्लियर है। यस सर। देखिए जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ई वन इंटरसेक्शन ई टू इसके इक्वल होता है, ठीक है। अगर 3 इवेंट होगा तो पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ई थ्री के इक्वल होगा। ये बातें आपको समझ में आ गया। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर वो जो एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी वाला फॉर्मूला था, हम्म। सर उसमें ये -3 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होना चाहिए ना। किसमें, इसमें एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी अकर है। हाँ हाँ। हाँ तो एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी अकर में लिख लीजिए, आपने पी ऑफ ए लिखा, ठीक, पी ऑफ ए लिखा, तो ए पार्ट, देखिए जब आपने ए बी सी, जब आपने पी ऑफ ए लिखा, ए ऐड हुआ, ए ऐड हुआ, हाँ। ए ऐड हुआ, ठीक। जब पी ऑफ बी लिखा, आपको चाहिए कौन सा पार्ट रीजन, आपको ए चाहिए और ए चाहिए। यस सर। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ए है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, वही यस सर। बोलना, सिर्फ ए वाला कॉमन पार्ट नहीं चाहिए आपको। यस सर। तो जब आपने इसके निकालने के लिए आपने ऐड किया ए को, तो आपने ई ऐड कर दिए जो कि नहीं चाहिए था, ए वाला ऐड कर दिए, ए वाला रीजन ऐड कर दिए, ए वाला ऐड कर दिए। जब आप पी और बी लिखें तो वापस से ए वाला ऐड कर दिए। यस सर, तो सेंटर वाले पार्ट को 3 टाइम्स हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। क्या बोल रहे हैं, हमने सेंटर क्या वाले लिखा, पार्ट को मतलब 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना।
हमने ऐड कर दिया, अच्छा देख लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक लिखा, देख लेते हैं। पी ऑफ बी लिखा प्लस पी ऑफ सी लिखा, तो हमने दो 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 बार ऐड कर दिया, इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिए। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, समझिएगा, जब हमने दो टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस टू टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया ए इंटरसेक्शन सी को, तो हमने कितने बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये जो कॉमन वाला पार्ट्स था। दो दो बार। ए वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, हाँ सर। तो तीन बार ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया, जो तीन बार करना चाहिए था वो तीन, तो तीन बार ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया आपको बात? ओके, ये सर समझ में होगा। ये सर समझ में दो आया। यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, तीन बार सब, छह बार सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना? हाँ सर। और तो तीन बार आपको बैलेंस करने के लिए तीन बार ऐड करना पड़ेगा, जबकि तीन ही बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया छह बार, तो तीन बार ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये वाला इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? यस सर, वो समझ में आ गया। ठीक है। E1 E2, अगर E1 और E2 कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है तो भी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 के इक्वल होगा। देखिए कैसे, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट को आप लिखेंगे P ऑफ E1 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो P ऑफ E1, और चूंकि आपको पता है कि E1 E2 इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 लिख सकते हैं। यहाँ से P ऑफ E1 कॉमन लेंगे, 1 माइनस P ऑफ E2, इसको आप P ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट, तो आ गया ना कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन P ऑफ E1 इंटू P कॉम्प्लीमेंट की यस। क्लियर? A and B are events such that P of A union B equal to 3 by 4, P of A intersection B 1 by 4, P of A complement 2 by 3। अब दिया हुआ है, अब सवाल है, हम करा रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या है, P of A complement intersection B है, ऐसे सवाल सब PY के। A and B टू इवेंट्स सच दैट, देखिए अभी दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है A वाला वैल्यू, अब इसको हमको करके दिखाइए। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन से लिखिए। हो गया सॉल्व? ये सर ऑलमोस्ट हो गया सर।
सॉल्व हो गया। यस सर। क्या आंसर आया? -1/2। नहीं, माइनस तो निगेटिव आता ही नहीं ना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच ही ना होगा, 1। देखिए, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि पी ऑफ ए, सॉरी पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको हम डिफरेंशियल बताएं। यस सर। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है? पी पी ऑफ ऑफ बी बी, का। है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन भी तो गिवन है। अब पी ऑफ बी कैसे निकाला जाए? तो पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो पी ऑफ ए कितना होगा? ए कॉम्प्लीमेंट है तो 1 - 2/3, 1/3। यस सर। तो आप पी ऑफ बी की वैल्यू जो है वो ए यूनियन बी से निकाल सकते हैं ना, पी ऑफ ए प्लस पी, इसी में ना इन्वॉल्व होगा पी ऑफ बी। यस सर, मैंने किया। पी ऑफ बी मुझे -1/6 आया। निगेटिव आ ही नहीं सकता ना प्रोबेबिलिटी। देखिए, तो ए वाला वैल्यू 3/4 है, ए वाला वैल्यू 1/3 है, पी ऑफ बी, और ए वैल्यू 1/4 है। तो कितना आ गया? पी ऑफ बी की जो वैल्यू है वो 2/3 आ गया। ए उधर का 1 - 3, 2/3 आ गया। हाँ। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2/3, है ना, 2/3 -1/4, तो 12 हो गया एलसीएम। 4, 8 -3, 5/12, यस सर। है ना। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये वाला नेक्स्ट सवाल कीजिए। बोल दिया ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस सर, म्यूचुअली, यस सर। ए पी ऑफ ए और बी मतलब ए यूनियन बी पूछ रहा है ना। हाँ उसको सर। हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के इक्वल, सिंपल। तो 3/5 प्लस 1/5, 4/5, है ना। यस सर। नेक्स्ट सवाल कीजिए। सर और मतलब यूनियन, राइट? यस यस, और मतलब यूनियन। नोट्स आपको मिल जाता है ना? यस सर, मिल जाता है सर। ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैम भेज तो देंगे। 5/8 और 3/8। सही बता रहे हैं। ई पी ऑफ ई यूनियन एफ पूछा है आपसे ना, तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल होगा। क्या क्या दिया हुआ है? 1/4, 1/2, है ना, सिंपल लग रहा है ना सन, और हाँ सर। 1/8, है ना। हो गया, ठीक है, वेरी गुड। ये वाला कीजिए। पी ऑफ नॉट ए, नॉट ए कीजिए। 1 - P/A। हाँ, तो 1 - पी ऑफ ए, एक पी ऑफ ए दिया हुआ है, तो जीरो हाँ। पॉइंट फाइव एट है ना। पी ऑफ यस। नॉट बी यानी कि 0.52, है ना। पी यस ऑफ सर। ए और बी मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है, बस पहले पूछ रहा है। चलिए, अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नया टॉपिक आ रहा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यस क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करने के बाद हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बताएंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बताने के बाद बेस थ्योरम बताएंगे,
और बेस थ्योरम के बाद हम इनफाइनाइट जीपी वाला प्रॉब्लम कराएंगे, इनफाइनाइट जीपी के बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। ये सारे टॉपिक आपको कवर करेंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट्स? अभी और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय।